मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी 1 साल की बेटी भी थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। बस मुझ में खामी थी, मैं बिल्कुल सादगी पसंद थी। जबकि मेरे शौहर को मेरी ये बात बुरी लगती थी। वो चाहते थे मैं हर वक्त नई दुल्हन की तरह तैयार होकर रहूं। एक दिन मैं बाजार से घर वापस आ रही थी कि मैंने देखा सलीम एक लड़की के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो कौन थी जो मेरे शौहर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और वो उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी और मेरे शौहर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। क्या कोई रिश्तेदार या उनकी कोई पुरानी दोस्त? उस रात वो निस्फ शब के बाद घर आए और मैं उनके इंतजार में जागती रही। सलीम से देर से घर आने की वजह पूछी तो वो मुझ पर बरस पड़े। कहा कि तुमको मुझ पर पहरे देने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो आइंदा इस मौजू पर बात की हो। वो मेरी मर्जी, जब घर आऊं जाऊं। तुम कौन होती हो मुझ पर कदगन लगाने वाली? सलीम से मैं 10 बरस उम्र में छोटी थी। वैसे तो मेरी उनके साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। बस वो अपनी जाती मामलात में मेरी दखल अंदाजी को पसंद न करते थे और शादी के पहले दिन से ही उन्होंने मुझ पे अपने रोब का सिक्का बैठा लिया था कि एक से दूसरी बात करने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि उनकी कही बात पर कोई सवाल उठाने का मतलब अपने ही गिर्द घेरा तंग करना था। वो बहुत शातिर और आमिराना मिजाज के थे। अपनी तिबा के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते थे। वो एक क़यामत खेज रात थी जो मैंने जागकर गुजार दी, मगर चुप साधी। मौसूफ के हौसले ही बुलंद हो गए। इसके बाद रात को देर से घर आना उनका मामूल हो गया और मेरे लबों पर ताले लग गए। मेरी क्या मजाल जो उनसे कुछ पूछ सकूं। पहले जहां जाना होता गाड़ी पर ले जाते, मगर अब कहीं चलने को कहती वो मुझे टाल देते और जहां तक हो सकता मुझसे दूर रहने की कोशिश करते। अब आलम यह था कि एक ही घर में रहते हुए हम आपस में बहुत कम बात करते थे। एक दिन वो सुबह 4 बजे घर लौटे। रात भर जागने से मेरी आंखें सुर्ख हो गई थीं। जुर्रत करके कह दिया कि अब अगर वो इस लड़की से मिले तो मैं अब्बू को बता दूंगी। उस दिन तो सलीम ने हद कर दी। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, कौन सी लड़की, मैं किसी लड़की को नहीं मिलता। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने खुद उन्हें एक लड़की के साथ देखा है तो गुस्से में आ गए और मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अपने वालिद को बताया तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। मैं सोच भी ना सकती थी कि वो ऐसा कह देंगे। मैं एक नन्ही मुन्नी बच्चे की मां थी, जानती थी ये ऐसा भी कर सकते हैं और मुझे अपनी बेटी से जुदाई सहनी पड़ेगी। मैं अपने शौहर का हर जुल्म सहने पर मजबूर थी, मगर बेटी से दूरी का तस्वुर भी महाल था। एक रात मैं गहरी नींद सो रही थी। मुझे घर में खटका महसूस हुआ। आंख खुल गई। कुछ देर यूं ही बिस्तर में सहमी पड़ी रही। मेरे ख्याल में सलीम अभी नहीं आए थे, क्योंकि अब आधी रात के बाद ही घर आना उनका मामूल था। ताहम घर में खटका किस बात की अलामत था? क्या कोई चोर घुस आया था? ऐसा ख्याल आते ही दिल धड़क उठा और मैं खौफजदा हो गई। थोड़ी देर बाद किसी की बात करने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज सलीम की थी। वो आ चुके थे। घर को बाहर से ताला लगाकर जाते थे और खुद ही ताला खोलकर आ जाते थे। दूसरी आवाज किसी औरत की थी। तभी माथा ठनका। मैं दबे कदमों अपने कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में गई। वहां मैंने एक औरत को देखा, कुछ इस अंदाज से कि मेरा रुआं रुआं सुलग उठा। कभी कभी इंसान लाख चाहे मगर खुद पर इख्तियार नहीं रहता। वो लड़की और सलीम एक ही सोफे पर बैठे थे और उस लड़की ने अपना सर सलीम के कंधे पर रखा हुआ था। मैंने भी उस दिन अपना इख्तियार खो दिया था। चाहिए तो यह था कि जब्त कर जाती, लेकिन मुझसे जब्त ना हो सका। जाने मुझ में अपने हक के लिए इतनी ताकत कहां से आ गई कि मैंने जूता उठाकर उस औरत को दे मारा। फिर क्या था, सलीम तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और उस 2 टके की औरत के सामने मुझे धक्का दिया। कहते हैं ताली 2 हाथों से बजती है। सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं होता, कसूर कुछ ना कुछ औरत का भी होता है। समझ में ना आया कि यहां पर मेरा क्या कसूर था। क्या मेरे शौहर का इस तरह रात के अंधेरे में किसी गैर औरत को बुलाना जायज था? क्या इस पर भी बीवी को खामोश ही रहना चाहिए था? ये बात मैं ना समझ सकी। सलीम का गुस्सा आपे से बाहर था। कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सलीम मत निकालो, ये कहकर वो दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और उसने मुझे घर से कदम ना निकालने दिया। सच कहती हूं कि मर्द जब ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं तो इंसान नहीं रहते। उस वक्त सलीम तो जल्लाद बन गए थे। मैं सारी रात अपने कमरे में रोती रही और सलीम दूसरे कमरे में उस औरत के साथ अयाशी करते रहे।
सुबह 5 बजे एक गाड़ी उस औरत को लेने आई और वो उसमें बैठकर चली गई। ऑफिस जाते वक्त सलीम ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मेरे मैके ले आए। दरवाजे पर उतार कर चले गए। मैं चुप करके सारा रास्ता रोती रही, मगर उन्हें मेरा कोई एहसास न था। उन्होंने बेटी को भी मुझे उठाने ना दिया था कि वो उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। अपना दुख भुलाकर बेटी की जुदाई मेरे लिए कयामत बन गई। उनकी बहन का दोपहर से पहले फोन आ गया कि भाभी तुमने मेरे भाई के साथ कितना बुरा किया है, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। दूसरे शहर से भाई की एक दोस्त आई थी और आपने उनके सामने भाई की बेइज्जती कर दी। अच्छी बीवियां सब्र करती हैं तो ही पल पाती हैं, मगर ये तुमने क्या किया? अब भुगतो। तुम्हारी बेटी मेरे पास सलीम भाई छोड़ गए हैं, सोचा तुमको तसल्ली दे दूं। ताहम इनको ले जाना, लेकिन फिलहाल सब्र करो और भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने मजीद जुर्रत दिखाई और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सच कहती हूं वो तुमको तलाक देने पर तुले हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इस अमर से रोका है, लिहाजा तुमको भी समझा रही हूं कि फिलहाल मैके में कुछ दिन छुप कर बैठ जाओ और इस किस्से को हवा मत दो ताकि सुलह की कोई गुंजाइश निकल सके। फोन सुनकर आंसू थमते न थे। सलीम पर यही मिसाल सादिक आती थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं मैके में थी और दिन गुजरते जा रहे थे। ननद की हिदायत को गिरह में बांधकर चुप हो गई और इस मामले का प्रचार भी न किया कि मेरे वालिदैन गुस्से में आकर खुद कोई कदम उठा लें और मेरी बेटी नाहक मां की जुदाई का अजाब उम्र भर को भुगतने पर मजबूर हो जाए। कब तक सब्र करती कि वो मेरी बेटी को मुझसे मिलने ना देते थे और मैं उनकी दीद को तरस रही थी। मैंने सिर्फ अम्मी और भाभी से इस बात का जिक्र किया था और बाकी सबको बताने से मना किया था। अम्मी मुझे तड़पता देखकर भाभी को कहती थी कि तुमने इन लोगों की इतनी तारीफ की थी और ये तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे बुरे निकले। हमने बेटी का रिश्ता तुमको देखकर और तुम्हारे कहने पर दिया था। अब तुम इस मामले को संभालो, वरना फिर हम भी बुरे बनकर दिखाएंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद मेरी हालत देखकर रो पड़ती थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि किसी तरह इस औरत का पता करना चाहिए, वो है कौन जिसकी वजह से सलीम ने ऐसा इंतहाई घटिया रवैया इख्तियार कर लिया है कि मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते की भी उसकी नज़रों में अहमियत बाकी नहीं रही है। भाभी मैके गई और अपने भाई के जिम्मे ये काम लगा दिया। उन लोगों ने पता कराया तो मालूम हुआ कि सलीम के साथ जो औरत वाबस्ता है उसका नाम नीलोफर है और वो एक कूड़े वाले की बेटी है। मैंने भाभी को ये वाकया बताया था कि वो औरत लाख बुरी सही, लेकिन मेरा जूता पहनने पर भी उसने रात के वक्त मुझे घर से नहीं निकलने दिया, जबकि सलीम मुझे धक्के देकर निकाल रहे थे। इसका मतलब ये कि उस औरत के दिल में इंसानियत बाकी है। इसी वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया कि उस औरत से मिलकर उसको खुदा का वास्ता देना चाहिए कि वो हमको बर्बाद ना करे और एक मासूम बच्चे की जिंदगी पर भी तरस खाए जिसको उसकी मां से महरूम कर दिया गया था। मगर उस औरत से मिलना महाल था, क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो ऐसा इलाका था जहां शरीफ मर्द तो जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतों के लिए ये एक ममनुआ इलाका था। वहां हमारे लिए कदम रखना कयामत को आवाज देना था। मेरी भाभी ने जुर्रत कर ली और मेरी खातिर इस बदनाम इलाके चली गई। वो नीलोफर को समझाने गई थी। मेरे दुख को देखकर जज्बात में ये कदम भी उठा लिया, बगैर सोचे कि इसके बाद उनकी अपनी जिंदगी पर क्या असरात होंगे। बहरहाल ये जुर्रत भाभी को महंगी पड़ी, क्योंकि नीलोफर को तलाश करने के बाद भाभी ने इससे मेरी जिंदगी की भीख मांगी तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 10 लाख दो, मैं सलीम की जान छोड़ दूंगी। भाभी ने इससे कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, तुम कुछ खुदा का ख्वाब खाओ। वो मुस्कुराते हुए बोली, बीबी जाओ अपना काम करो, मैं एक तवाइफ हूं और हमको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, चाहे किसी की जिंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। ऐसी बात पर उन दोनों की बहुत तकरार हुई और वो नाकाम उठकर वापस आने लगी तो सलीम ने उन्हें नीलोफर के घर से निकलते हुए देख लिया। सलीम तो वैसे ही मौके की तलाश में थे कि हमको मजीद जिच पहुंचा दे। उन्होंने भाईजान के दफ्तर जाकर मुलाकात की और उनको बताया कि तुम्हारी बीवी को कल मैंने वहां देखा कि जहां उनको देखे जाने का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। भला इस बाजार में उनका वहां क्या काम था? जरा बाजी फरजाना से घर जाकर पूछना, क्योंकि मैंने खुद उनको अपनी आंखों से वहां देखा है। बीवी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे भाईजान की कनपटियां सुलग उठी। उनको सलीम की बात का यकीन न आता था, मगर वो तो कस्में खा रहे थे कि सामना करवा लो,
अगर मैं झूठा हूं तो 100 जूता बीच बाजार में खड़े होकर मारना। भला मैं अपनी तायाजाद बहन पर ऐसे इल्जाम क्यों धरूंगा, जबकि वो 4 बच्चों की मां है। बीवी से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आ जाता, लेकिन अब आपके वालिदैन के घर उनको बुलाए बगैर नहीं आ सकता, तो ही इधर आ गया हूं। बाजी फरजाना हमारे खानदान की इज्जत है, मगर आपके तो घर की इज्जत है। किस मुंह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे के गोश गुजार कर सकता हूं। भाईजान को उस पर मुझे मैके छोड़ने का जो गुस्सा था, वो उसकी ये सारी बातें सुनकर भूल गया और वो अपनी आग में सुलगते घर आ गए। आते ही भाभी को कमरे में बुलाया और पूछा कि तुम वहां क्यों गई थी, जहां पर हम भी कदम रखना पसंद नहीं करते। तुम्हारा उस तवाइफ से क्या ताल्लुक है? हम मर्द भी दिन की रोशनी में उस मोहल्ले जाने से शर्माते हैं। मुझे इस बात की वजाहत दो। भाभी घबरा गई थी। पहले तो डर के मारे भाभी ने इनकार किया, लेकिन जब भाई ने ठीक जगह और वक्त तक बता दिया तो समझी कि शायद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। उनको सच बताना पड़ा। कहा कि हां गई थी, मगर किसी नेक काम की गरज से गई थी। नेक काम की गरज से जाना इस कदर जरूरी था तो मुझसे कहा होता। क्या मुझसे भी वो नेकी छुपाना चाहती थी? आखिर वहां के मकीनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा वहां के किसी मकीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वहां एक नीलोफर नामी तवाइफ से मिलने गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन रहीला का घर खराब हो रहा है। वो तवाइफ सलीम भाई के साथ वाबस्ता हो गई हैं और तुम्हारी बहन को तलाक दिलवाकर वो खुद सलीम से शादी करना चाहती है, और सलीम भी उसके झूठे प्यार में फंस चुके हैं। इसलिए उन्होंने राहीला को यहां ला छोड़ा है। 3 माह भी हो चुके हैं, अब तक राहीला ने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? एक बस तुम उसकी हमदर्द हो क्या, जो उस तवाइफ को समझाने तुम उस बदनाम जगह पहुंच गई? ये बात मेरी अकल तस्लीम नहीं कर सकती। मामला कुछ और है। आपको शायद सलीम भाई ने भड़का दिया है। आप अपनी बहन से पूछ लें। राहीला भी अब तुमको बचाने के लिए यही कह देगी जो तुम कह रही हो। सलीम को इस बारे में कोई इल्म नहीं, ना वो मुझसे इस बारे में राहीला से बदसलूकी करने के बाद मिलने की जुर्रत कर सकता है। वहां मैंने खुद तुमको देखा है। भाईजान ने भी बीबी से सरी झूठ बोल दिया। वो और भी डर गईं और इनसे अपनी गलती की माफी मांगने लगी। कहा कि मेरी नीयत उस औरत को समझाकर सलीम से दूर करने की थी, ताकि तुम्हारी बहन का घर दोबारा आबाद हो सके। भाईजान ऐसी तावीलों पर और तैश में आ गए और बीवी पर हाथ उठा दिया। कहा कि बेशक मेरी बहन का घर उजड़ जाता, मगर तुम्हें एक तवाइफ के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। सलीम अगर उसको तलाक देता है तो दे दे, लेकिन तुमको उस गलत जगह जाकर एक बदनाम जमाना औरत से मिन्नत समारित करने की जरूरत न थी। क्या तुमको नहीं मालूम कि ऐसी औरतों का तो काम ही किसी का घर उजाड़ना होता है? ये मोहब्बत और इज्जत के लिए नहीं, बल्कि माल और दौलत समेटने के लिए जीती हैं। भाभी ने बहुत दफा माफी मांगी, लेकिन मेरे भाई को तो इस कदर गुस्सा था कि उस गुस्से की आंधी ने उनके दिमाग के चिराग को बुझाकर रख दिया। उन्होंने गुस्से में आकर 2-4 थप्पड़ और मार दिए और उन्हें घर से निकाल दिया। भाभी रोती हुई उस तवाइफ को बद्दुआएं देती हुई मैके चली गई। बाद में उन्होंने मेरी भी खूब खबर ली कि तुम तो मियाँ से झगड़ने का कुछ और ही सबब बताती थी। अगर इस झगड़े का सबब कोई गलत किरदार औरत है, तुमने हमसे क्यों जिक्र नहीं किया? आखिर इसमें क्या मसलहत थी? इसका मतलब है कि कसूर सिर्फ सलीम का नहीं, तुम्हारा भी है, जिसकी तुम हमसे पर्दापोशी किए रहती हो। कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई को बीवी को मारकर घर से निकालने पर बहुत पछतावा होने लगा था कि उन्होंने गुस्से में ये क्या गजब कर दिया। जो हो चुका था वो तो हो गया। अफसोस ये कि मैं तो उजड़ी थी। अपने से ज्यादा दुख इस बात पर था कि मेरी भाभी बेचारी को नाहक ना करदा गुनाह की सजा मिल गई और उसका घर भी उजड़ गया। उधर मेरी बेटी ननद के पास तो उधर भाभी के बच्चे हमारे पास। ये अजीब सानेहा हो गया। भाभी को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी उनसे कम न थी। मेरा चैन सुकून लुट गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सलीम और नीलोफर गाड़ी में जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। सलीम को भी चोटें लगी थी, मगर नीलोफर की हालत बहुत नाजुक थी। उसे फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी भी मुकम्मल तबाह हो गई थी। नीलोफर के दोनों पांव, एक बाजू इस हादसे की वजह से टूट गए थे और सारे जिस्म पर चोटें लगी थीं। अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। आखिरी वक्त में उसने सलीम से इतना कहा, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने चली थी और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मेरा बचना तो बहुत मुश्किल है और खुदा के लिए मेरी वजह से अपनी बीवी को तलाक मत दो। यही उसके आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो दोबारा ना बोल सकी।
अब सलीम को भी एहसास हो गया था कि उसने अपना घर तो बर्बाद किया ही था, मगर अपने घर के साथ किसी और का घर भी बर्बाद करने चला था, जिसकी सजा उसे मिल चुकी थी। इस वाक़े के बाद वो सीधा अपने ससुराल गया। उस वक्त तक मेरे भाई अपनी बीवी से माफ़ी मांगकर उन्हें मनाकर वापस अपने घर ले आए थे और सलीम ने राहीला से माफ़ी मांगी और उसे वापस घर चलने को कहा। माफ़ी मांगने और सारी बात बताने के बाद राहीला के माँ बाप ने यही फैसला किया कि अब राहीला को अपने घर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी बेटी को खुद संभालना चाहिए। बिलाखिर वो मुझे घर ले गए। अब उनका किसी लड़की से चक्कर नहीं था। मेरे वालिदैन ने बच्ची की वजह से मुझे उनके साथ जाने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी और न मेरे वालिदैन के साथ कभी बदकलामी की थी। तभी मेरा घर बच गया और मैं वापस अपने आशियाने में समा गई। मेरी बेटी आज मेरे पास है और मेरा घर बस रहा है और भाई और भाभी का रिश्ता भी दोबारा बहाल हो गया है। इस वाक़े के बाद मैं भी खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद को वैसा बनाना चाहती हूँ जैसे मेरे शौहर चाहते हैं, ताकि आइंदा कभी वो मुझे छोड़कर ना जाए। आज मेरे शौहर मेरी इस कोशिश से बहुत खुश हैं और हम एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सभी लड़कियों और लड़कों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने हमसफ़र का हर तरह से ख्याल रखें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें और कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से रिश्ते में दरार पैदा हो। दोस्तों, किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल इस्लामिक विजडम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।